दोस्तों नमस्कार। वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों ये ऑनलाइन टेस्ट की आंसर की होती है हमारी जो पेड टेस्ट सीरीज़ का हिस्सा है। ट्रांसफॉर्मर का टेस्ट हुआ था जो ऑनलाइन टेस्ट नंबर 76 है। दोस्तों इसमें ट्रांसफॉर्मर से संबंधित टोटल 25 क्वेश्चन है। सभी क्वेश्चन को आप लास्ट तक ज़रूर देखें। यदि आपने टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं कर रखी है तो आप इसको ज़रूर देखें, क्योंकि ट्रांसफॉर्मर के 25 क्वेश्चन हमने इसमें दिए हैं और सभी क्वेश्चन को हम विस्तार पूर्वक आपको समझाएंगे, एक्सप्लेन भी करेंगे। दोस्तों आप इस तरह का टेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के पास ज्वाइन का ऑप्शन आपको मिलेगा। आप भी चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और आपको इसी तरह की ऑनलाइन फैसिलिटी मिलेगी। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। वीडियो को लास्ट तक देखना, सभी 25 क्वेश्चन, और क्वेश्चन पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। आगे भी अपने फ्रेंड्स को शेयर इसे ज़रूर करें। चलिए दोस्तों आज के क्वेश्चन से हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। उम्मीद है आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। नंबर 1 आज का हमारा सवाल है, एक ट्रांसफार्मर में जो आयरन लॉस होता है वो वोल्टेज पर निर्भर तो करता है, लेकिन वोल्टेज में कैसे परिवर्तित होता है। ठीक है, सीधा सा सवाल है। हम सब जानते हैं आयरन लॉस वोल्टेज पर निर्भर तो करता है, लेकिन कैसे करता है, सवाल ये पूछा है। तो दोस्तों ध्यान रखना, आयरन लॉस वोल्टेज के वर्ग के समानुपाती होता है। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा, वर्ग के समानुपाती होता है। अब एक सवाल आपको मैं यहाँ पर दोबारा बताना चाहूँगा दोस्तों। जैसा कि हमने अभी देखा एनसीएल में क्वेश्चन आया था कि एक ट्रांसफार्मर को यदि हम पीक वोल्टेज दे देंगे प्राइमरी को तो क्या होगा, और वहाँ पर सवाल में आयरन लॉस कम होगा। हमने भी यही करवाया था और यही आंसर की मान। तो फिर ऐसा क्या हुआ होगा, पीक का मतलब तो वोल्टेज तो मान में ज़्यादा हो गई ना, आयरन लॉस बहुत ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं था। उसका रीज़न अलग है, वो भी ध्यान रखना। पीक वोल्टेज देने पर वहाँ पर चुंबकीय लीकेज जो होता है, मैग्नेटिक है, वो कम हो जाता है, इस वजह से आयरन लॉस कम हो जाता है। तो लोहे हानि का भी आपको ध्यान रखना होगा। खैर ए ऑप्शन की ओर हम जाएंगे इस क्वेश्चन में। अगला सवाल आपकी स्क्रीन पर है, निम्न में से कौन सा पैरामीटर ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी में एक समान नहीं होता। कुल 6 से 7 पैरामीटर होते हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी के एक जैसे ही होते हैं। उनमें से नंबर 1 है वोल्ट एम्पियर। प्राइमरी और सेकेंडरी का VA हमेशा एक बराबर होता है। नंबर 2 है एम्पियर टर्न, यानी N इंटू आई, जिसको अपन AT से भी दर्शाते हैं। ठीक है, एम्पियर टर्न ये प्राइमरी सेकेंडरी का हमेशा बराबर होता है। टर्न प्रति वोल्ट या वोल्ट प्रति टर्न भी बोल सकते हैं, ये भी हमेशा बराबर होता है। फ्रीक्वेंसी प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों की बराबर होती है, लेकिन जो वाटेज रेटिंग होती है ना दोस्तों, ये कभी बराबर नहीं हो सकती। वाट जो है ये वास्तविक शक्ति की इकाई होती है, और ट्रांसफार्मर की प्राइमरी की अपेक्षा सेकेंडरी में वाटेज जो है वो हमेशा कम होते हैं। इसका कारण है आयरन लॉस और कॉपर लॉस। डी ऑप्शन के साथ हमें जाना है। नेक्स्ट सवाल पूछा कि PT का उपयोग कहाँ करते हैं। PT को पोटेंशियल ट्रांसफार्मर बोलते हैं। हाई वोल्टेज नापने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं, AC में केवल काम में लिया जाएगा। इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर का ये भाग है, ये 2 मीटरों के साथ लगता है दोस्तों, वोल्ट मीटर और वाट मीटर के साथ। वोल्ट मीटर के साथ तो सीधा सीधा लगता ही है, PT की सेकेंडरी में वोल्ट मीटर लगता है। लेकिन वाट मीटर में जो PC होती है ना, प्रेशर कॉइल, क्योंकि जब हाई पावर का मेजरमेंट करना हो ना तो वाट मीटर के साथ CT और PT दोनों लगाए जाते हैं। तो करंट ट्रांसफार्मर करंट को स्टेप डाउन कर देता है और वो वाट मीटर की CC को देते हैं। पोटेंशियल ट्रांसफार्मर वोल्टेज को स्टेप डाउन कर देते हैं और वो वाट मीटर की PC को देते हैं। यानी वाट मीटर की जो CC PC होती है उनको घटी हुई करंट और घटी हुई वोल्टेज प्रदान करने के लिए CT PT दोनों लगते हैं। इसलिए PT वोल्ट मीटर के साथ और वाट मीटर के साथ भी लगता है। अगला हमारा सवाल है, वेल्डिंग ट्रांसफार्मर का पावर फैक्टर आमतौर पर कैसा होता है। ये दोस्तों वेल्डिंग ट्रांसफार्मर जो होता है ये हमेशा स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है वोल्टेज के आधार पर, यानी धारा इसमें उच्च होती है सेकेंडरी साइड में और वोल्टेज जो होती है वो इसमें निम्न होती है। दूसरी बड़ी बात क्या है कि इसमें भी जो एफिशिएंसी होती है ना वो लगभग 50% के आसपास ही होती है। तीसरा बड़ा रीज़न है, लगभग सेकेंडरी साइड में 80 वोल्ट के आसपास की ज़रूरत होती है, जो बाद में घटकर 50 से 60 वोल्ट रह जाता है, जैसा कि आर्क वेल्डिंग वाला जनरेटर करता है, डिफरेंशियल कंपाउंड वाला। तो मैग्नेटाइजिंग करंट की वैल्यू इसमें हमेशा ज़्यादा होती है, इसलिए पावर फैक्टर का मान अति निम्न होता है। डी ऑप्शन के साथ हम इसमें जाएंगे। अगला हमारा सवाल है, न्यूमेरिकल है छोटा सा,
कि 25 kVA का एक ट्रांसफार्मर है, 0.6 पावर फैक्टर पर भार को शक्ति प्रदान करता है। यदि पावर फैक्टर बढ़कर 0.8 हो जाता है तो उसी सप्लाई के साथ भार को कितनी अतिरिक्त शक्ति प्रदान करेगा। देखो 25 kVA वाला है, kVA इंटू कोस फाई जब करते हैं ना तो वो किलोवाट आता है, यानी पहले कितनी दे रहा है 15 किलोवाट, बाद में कितनी देगा तो 25 इंटू 0.8 करेंगे 20 किलोवाट हो गया, राइट। पहले 15,000 दे रहा था, अब 20,000 दे रहा है। वास्तविक शक्ति का मान कितना बढ़ गया, 5,000 वाट बढ़ गया। यदि पावर फैक्टर सुधर जाता है तो ट्रांसफार्मर की वास्तविक शक्ति में इम्प्रूवमेंट कितना हुआ, 5,000 वाट का इम्प्रूवमेंट हुआ। kVA इंटू कोस फाई करते हैं इक्वल टू किलोवाट होता है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, शॉर्ट सर्किट टेस्ट के दौरान ट्रांसफार्मर में आयरन लॉस को नगण्य मान लिया जाता है, ऐसा क्यों भाई। ऐसा इसलिए करते हैं दोस्तों कि शॉर्ट सर्किट जो होता है ना उसमें हम क्या करते हैं, LV लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट करते हैं और जो HV यानी हाई वोल्टेज साइड जो होती है उसको लगभग उसके निर्धारित मान का 5% वोल्टेज ही हम देते हैं। अभी हम ऊपर बात करके आए हैं कि जो आयरन लॉस है वो वोल्टेज पर डिपेंड करता है। वोल्टेज का मान हमने बहुत कम दिया है इसलिए लोहे हानि नगण्य होती है। सी ऑप्शन की ओर जाएंगे, प्राइमरी पर आरोपित वोल्टेज बहुत निम्न मान का होता है। अगला सवाल है, ट्रांसफार्मर में शोर मुख्य रूप से किसके कारण से होता है। देखो शोर जो उत्पन्न होता है इसको हमिंग नॉइस बोलते हैं और इसका जो कारण होता है इसको बोलते हैं मैग्नेटोस्ट्रिक्शन, और ये चुंबकीय फ्लक्स के कारण होता है। सी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। अगला सवाल है कि फाइंड दी मिसमैच, जो गलत मैच किया हुआ है यानी ट्रांसफार्मर के सामने रेशियो लिखा हुआ है तो कौन से में गलत है। स्टेप अप ट्रांसफार्मर का इकाई से अधिक, स्टेप डाउन का इकाई से कम और आइसोलेशन का इकाई होता है, इसलिए कोई भी गलत नहीं है, सभी के सभी तीनों सही है। डी ऑप्शन होगा नन अबव। नेक्स्ट सवाल है, डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर के मामले में आंशिक भार यदि डालेंगे तो क्या होगा। आंशिक भार का मतलब क्या है दोस्तों, हम सब जानते हैं कि फ्रैक्शनल लोड ही होता है। डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर पर भार हम कभी भी बैलेंस नहीं होता, इसका तो आप मानकर चलिएगा, इसीलिए हम इसको हमेशा डेल्टा स्टार में जोड़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, इंक्रीज इन वोल्टेज एफिशिएंसी डिक्रीज, यानी जब वोल्टेज के मान में वृद्धि होती है तो इसकी दक्षता घटती है, क्योंकि एक तो वोल्टेज बढ़ने से वहाँ आयरन लॉस बढ़ जाता है, दूसरी बात वोल्टेज बढ़ने से करंट की जो वैल्यूएशन आती है ना, क्योंकि पावर कांस्टेंट मानते हैं तो उसमें करंट की वैल्यूएशन भी, क्योंकि लोड करंट जो है वो बढ़ जाता है तो लॉसेज बढ़ जाते हैं, दक्षता घटती है। ए ऑप्शन रहेगा। नेक्स्ट सवाल, ट्रांसफार्मर की चुंबकन घटक धारा ज्ञात करने के लिए कौन सा टेस्ट किया जाएगा। मैग्नेटाइजिंग करंट जो है ना ये नो लोड टेस्ट से हो जाती है, चुंबकन धारा और एक्टिव धारा दोनों का पता लग जाता है। ये कोर में फ्लक्स निर्माण के लिए होती है, हमेशा ध्यान रखना। और ये अगर ऑप्शन नहीं हो तो ध्यान रखना ओपन सर्किट टेस्ट ऑप्शन आ जाए ना तो वो भी हम कर देंगे, ठीक है। ओपन सर्किट टेस्ट या नो लोड टेस्ट एक ही बात है। अगला हमारा सवाल है कि समांतर में परिचालित दो ट्रांसफार्मर अपने लोड को कैसे शेयर करते हैं। वो दोस्तों प्रति यूनिट इम्पीडेंस के अकॉर्डिंग शेयर करते हैं, ध्यान रखना। पर यूनिट इम्पीडेंस जो जेड होता है ना उसके अनुसार शेयर करते हैं। बी ऑप्शन के साथ हम जाएंगे। नेक्स्ट सवाल है कि नेगेटिव वोल्टेज रेगुलेशन, ये हमें इंडिकेट कर रहा है कि ट्रांसफार्मर पर जो संयोजित भार है वो कैसा है, कैपेसिटिव है। क्यों दोस्तों, क्योंकि ट्रांसफार्मर की वोल्टेज रेगुलेशन के लिए हम नो लोड माइनस फुल लोड का रेशियो लगाते हैं, राइट। अब फुल लोड पर वोल्टेज नो लोड की अपेक्षा अधिक होगी तभी तो उत्तर माइनस में आएगा ना, यानी फुल लोड पर वोल्टेज अधिक, और फुल वोल्टेज के अनुसार जो भार के अनुसार वोल्टेज है वो कब बढ़ती है, कैपेसिटिव हो तो भार पर वोल्टेज बढ़ती है, नो लोड की अपेक्षा अधिक होती है ऐसे मामले में, इसलिए वोल्टेज रेगुलेशन क्या होगा, नेगेटिव आएगा। यानी लीडिंग पावर फैक्टर कैपेसिटिव लोड अगर हो तो वोल्टेज रेगुलेशन नेगेटिव आता है। नेक्स्ट सवाल, सीटी का कौन सा वैलिड रेशो नहीं है। सीटी की सेकेंडरी साइड या तो 5 एम्पियर की होती है या 1 एम्पियर की होती है, हमेशा ध्यान रखना। इसी तरह से पीटी की सेकेंडरी जो है वो 110 वोल्ट की होती है या फिर 100 वोल्ट की होती है। यानी सीटी के लिए 5 एम्पियर और 1 एम्पियर के अलावा सेकेंडरी साइड में कोई रेशो नहीं होना चाहिए। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं डी में लिखा हुआ है 1000/10 एम्पियर, ऐसा कोई सीटी नहीं होता, ठीक है। सीटी 5 एम्पियर की हो सकती है, 1 एम्पियर की हो सकती है सेकेंडरी साइड में। नेक्स्ट सवाल है, प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच ट्रांसफार्मर में कितना प्रतिरोध होता है। देखो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी जो होती है ना वो मैग्नेटिक रूप से कपल्ड होती है
उनके बीच में कोई भी वैद्युतिक संबंध नहीं होता है। इलेक्ट्रिकली तो एक दूसरे से वो ओपन सर्किट की भांति बिहेव करती है, इसलिए अनंत प्रतिरोध होता है, हमेशा ध्यान रखना। प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में इनफाइनाइट रेजिस्टेंस है, क्योंकि वो इलेक्ट्रिकली उनके बीच में कोई संबंध है ही नहीं। प्रतिरोध तब होता है ना जब इलेक्ट्रिकल कनेक्टेड हो। अगला सवाल है आर्क वेल्डिंग ट्रांसफार्मर क्या है, तो मैं करवा चुका हूँ। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर होता है, क्योंकि इसमें वोल्टेज कम और धारा ज़्यादा होती है। और स्टेप अप स्टेप डाउन जो परिभाषा होती है ना दोस्तों, याद रखना, हमेशा अपन लोग क्या करते हैं, वोल्टेज के आधार पर ही देते हैं। अगला सवाल है एक ट्रांसफार्मर में स्टैंपिंग को कम करने के लिए प्रदान की जाती है। स्टैंपिंग्स जो है ना दोस्तों, ये लेमिनेशन को ही बोलते हैं। लेमिनेट क्यों करते हैं? एडी करंट हानि कम करने के लिए। सिलिकॉन स्टील की कोर क्यों लेते हैं? तब आएगा अपना स्ट्रेसिस हानि। अगला सवाल है कि पूर्ण भार और मैक्सिमम एफिशिएंसी पर ट्रांसफार्मर काम कर रहा है, इस समय लोहे हानि 1000 वाट है, तो कॉपर लॉस भी कितना है? 1000 वाट। ठीक है, आधे भार पर लोहे हानि और ताम्र हानि का अनुपात क्या होगा? देखो दोस्तों, आयरन लॉस और कॉपर लॉस अभी कितना है? 1000 वाट 1000 वाट, राइट। 1 किलोवाट 1 किलोवाट, क्योंकि अभी उच्चतम दक्षता है। उच्चतम दक्षता तब होती है जब दोनों हानियाँ बराबर हो, राइट। सिंपल सी बात है। एक ट्रांसफार्मर की दक्षता मैक्सिमम तब होती है जब दोनों हानियाँ बराबर हो। ठीक है, अब आधे भार का पूछ रहे हैं। आयरन लॉस जो है वो आधे भार पर भी 1 किलोवाट ही होगा, लेकिन कॉपर लॉस भार आधा करते ही घटकर चौथा ही रह जाएगा, यानी 250 वाट ही रहेगा, तो 4:1 आएगा। डी उत्तर अपना सही रहेगा। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर में स्टार स्टार 6 संयोजन है, प्राइमरी सेकेंडरी में फेज अंतर कितना होगा? दोस्तों ट्रांसफार्मर में क्या होता है, 0 या बोलते हैं 1 बजे की पोजीशन भी बोल सकते हैं, 0 की है, यानी 12 बजे की पोजीशन बोलते हैं इसको, 6 बजे की पोजीशन भी बोलते हैं, 1 बजे की पोजीशन भी बोलते हैं, और 11 बजे की पोजीशन भी होती है। मतलब क्या हुआ इसका मतलब ये है कि इस ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी दोनों स्टार स्टार में तो जुड़ी हुई है, लेकिन दोनों के स्टार जो है ना वो एक दूसरे के अपोजिट है। अपोजिट बोलें तो वो दोनों के स्टार इस तरह से है कि या तो दोनों की प्राइमरी और सेकेंडरी में इस तरह से स्टार है, मतलब कि यदि प्राइमरी में 111 को शॉर्ट किया हुआ है तो सेकेंडरी में 222 को शॉर्ट कर दिया गलती से, या फिर प्राइमरी में 222 को शॉर्ट करके स्टार बनाया है तो सेकेंडरी में तीनों वाइंडिंग के 1110 को शॉर्ट करके स्टार बना दिया। ये पोजीशन है। 6 बजे का मतलब होता है घड़ी के 6 बजे की पोजीशन, तो ये एक दूसरे के विपरीत हो गया और 180 डिग्री का फेज अंतर इनमें आएगा। अगर यही कनेक्शन होते ना कि स्टार स्टार और 12 लिखा होता, इसका मतलब होता कि दोनों का एक जैसी पोजीशन है और ऐसे में 0 डिग्री फेज अंतर होता। अभी अपना बी उत्तर रहेगा। अगला सवाल है एक डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में कोर लॉस का मान कॉपर लॉस के साथ तुलना करें तो कैसे है? तो कॉपर लॉस हमेशा ज़्यादा होता है, क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफार्मर में लोड करंट की वैल्यू बहुत ज़्यादा होती है और वोल्टेज का मान निम्न होता है, राइट। अगला सवाल है ट्रांसफार्मर सीटी और पीटी किस प्रकार के ट्रांसफार्मर है? तो इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं धारा परिणामित्र, विभव परिणामित्र। तो ये दोनों इंस्ट्रूमेंट ट्रांसफार्मर के भाग होते हैं, हाई करंट हाई वोल्टेज हाई पावर के साथ यूज करते हैं। ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच कपलिंग ऐसा होता है। दोस्तों ऑटो ट्रांसफार्मर की प्राइमरी और सेकेंडरी चुंबकीय और वैद्युतिक दोनों रूप से जुड़ी रहती है। मेन ट्रांसफार्मर की यदि बात आ जाए ना तो वो केवल मैग्नेटिक यानी चुंबकीय रूप से जुड़ी होती है, जबकि ऑटो ट्रांसफार्मर क्योंकि वही वाइंडिंग प्राइमरी वही वाइंडिंग सेकेंडरी की तरह बिहेव कर रही है, उनके बीच में इलेक्ट्रिकली कनेक्ट भी होता है। अगला सवाल है एक यूनिट ट्रांसफार्मर के लिए हाई वोल्टेज एंड कितने का होता है? यूनिट ट्रांसफार्मर बोलते हैं दोस्तों जनरेटिंग स्टेशन, जीटी जो होता है ना, जनरेटर ट्रांसफार्मर बोलते हैं इनको। और जनरेटर ट्रांसफार्मर जो होता है ना, इसके बारे में ये सवाल पूछा है, तो इसका हाई वोल्टेज एंड जो होता है वो 23.6 किलोवोल्ट का होता है, यानी लगभग 24 किलोवोल्ट का होता है। 11 किलोवोल्ट ओब्लिक 23.6 किलोवोल्ट का होता है ये। अगला सवाल है किस ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग को हमेशा बंद रखा जाता है? तो दोस्तों वो है सीटी, करंट ट्रांसफार्मर। सीटी की सेकेंडरी को कभी ओपन नहीं रखा जाता है, ये ध्यान रखना। उपयोग से पहले सीटी की सेकेंडरी को सदैव शॉर्ट कर दिया जाता है। यदि ओपन रख दी जाए तो कोर सेचुरेट होगी और सीटी में ब्लास्ट हो जाएगा, सीटी फट जाएगा। अगला सवाल धारा परिणामित्र का क्या उपयोग है? सीटी का क्या यूज है? सीटी दोस्तों मीटरिंग और प्रोटेक्शन दोनों के काम में आती है।
यानी ये रिले के साथ भी लगती है, ओवर करंट रिले, अर्थ फॉल्ट रिले, इन सब के साथ लगती है। और एम्पीयर मीटर, वाट मीटर, एनर्जी मीटर, इनके साथ तो लगती है। नेक्स्ट सवाल है, ट्रांसफार्मर में उच्च फ्लक्स घनत्व का उपयोग प्रति केवीए वजन को कम कर देता है। यानी जितना ज़्यादा फ्लक्स डेंसिटी होगा ना, केवीए रेटिंग के अकॉर्डिंग भार उतना ही कम हो जाता है। इसीलिए ट्रांसफार्मर को हमेशा हाई फ्लक्स घनत्व वाली कोर से ही डिज़ाइन करते हैं। क्वेश्चन का आंसर अपना ए होगा। बस दोस्तों, ये थे आज के 25 क्वेश्चन। यदि क्वेश्चन पसंद आए हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करना, सब्सक्राइब किए बिना तो नहीं जाना।